हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का विज्ञान। ठीक है, सेट नंबर 3 यानी साइंस सब्जेक्ट है और सेट नंबर 3 है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 1 से। ठीक है, सामान्य निर्देश मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि बाकी सभी वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो उस बिंदु को कहते हैं फोकस। ठीक है, ये सभी आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 3। यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। देखिए F इक्वल टू मेरा होता है R/2 यानी 54/2। इसको कैंसिल करेंगे तो आपका 27 आएगा, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण के सामने क्या है, किसी वस्तु को कहाँ रखा गया है कि उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसके आकार का ही उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का गलती हो गया यहाँ से। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट के रूप में किया जाता है और उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सा घटना है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन है। ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक जिसमें होगी वो है यहाँ पे वायु। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने पर उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आप उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो यह है आपका प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा तथा आवर्धित बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो आपका है डायोप्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 10। 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। ठीक है, उसका आवर्धन है 3। ठीक है, नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, लेंस के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो वो होता है आपका दृष्टिपटल यानी रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर उसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है 12। निकट दृष्टि दोष। ठीक है, 12 नंबर है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को आप अवतल लेंस द्वारा दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है। तो सामान्य नेत्र का जो दूरबिंदु है वो अनंत होता है। ठीक है, सामान्य नेत्र का जो दूरबिंदु है वो अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। दिए गए, ठीक है, किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। तो हमें जो यहाँ से ऊर्जा मिलती है वो है श्वसन। ठीक है, श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में विकर्गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो आपको इसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना आपका संयोजन अभिक्रिया है। जंग लगना आपका क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो दिए गए रासायनिक अभिक्रिया में किस पदार्थ का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो आपका यहाँ पे क्या किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उपचयन हो रहा है
वो आपका ऑप्शन है बी। इसका ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है, ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस ना। तो यहाँ पे आपका क्या है? सी में ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, जबकि जेड एन से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का लेस हो रहा है ना, ऑक्सीजन यहाँ से घट रहा है। ठीक है, तो ये इसमें आपका क्या हो रहा है? बी सही है इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो इसमें से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो जो इसका रासायनिक समीकरण संतुलित है वो आपका क्या है? AgNO3Cl। हाँ, इसका ऑप्शन ए सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? लोह चूर्ण का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? लोह चूर्ण पर जब आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से उसका क्या होगा? तो लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस तथा आयरन के क्लोराइड बनता है। तो इससे हाइड्रोजन गैस और आयरन का क्लोराइड बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो दिए गए पदार्थ में जो रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है वो है मेरा लिटमस पत्र। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर जो लवण का प्रयोग करता है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी ऑप्शन सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 22 देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी ही है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, दिए गए समीकरण में कौन सा अभिक्रिया हो रही है? तो दिए गए समीकरण में देखिए, दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, यानी H2 प्लस O2 जुड़कर क्या बना रहे हैं? H2O। तो ये संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फल में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फल में आपका पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। खट्टे फल में क्या? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने की पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन में क्या होगा? ठीक है, तो इस बिलियन में क्या होगा? इस विलयन में होगा आपका HCl। इस विलयन में क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान क्या होगा? कोई विलयन क्या है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान क्या होगा? ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी इसका pH मान जो होगा 7 से कम। यहाँ पे 7 से कम एक ही है, 2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? तो अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? इसका जो राइट आंसर है वो है खाद्य रिक्तिका। ठीक है, खाद्य रिक्तिका। ठीक है, और कुटपाद जो है भोजन पकड़ने के लिए काम में लाता है। ठीक है, कुटपाद का निर्माण करता है भोजन ग्रहण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है? 28। पाचन क्रिया में आमाशय में कौन ठीक है पाचन क्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? ठीक है, कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो प्रोटीन का जो पाचन करता है वो मेरा है पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? तो प्राणी समभोजी पोषण जो होता है वो है मेरा ऑप्शन सी, यानी आपका अमीबा। अमीबा में है ये प्राणी समभोजी पोषण करता है। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में आपके 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? निम्नलिखित में से कौन भोजन के माध्यम को झरिया करता है? निम्नलिखित में से कौन भोजन के माध्यम को क्या करता है? झरिया करता है। तो ये झरिया करने वाला जो है वो है पीत। क्या है? पीत है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई है वो आपका है वृक्काणु। ठीक है, वृक्क और वृक्काणु ये दो एक ही जैसा वर्ड है, आप कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या है? निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो कार्य नहीं होता है वो है यह भोजन का संवहन करता है। ठीक है,
या भोजन का संवहन करता है, ये नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? तो पपीता जो है आपका एक लिंगी पौधा है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो दिया गया चित्र देखिए यहाँ पे मुकुल निर्माण कर रहा है इसमें, तो ये मुकुलन को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो यह है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो मादा जनन तंत्र का जो भाग है वह है गर्भाशय। ठीक है, मादा जनन तंत्र का जो भाग है वह है गर्भाशय। क्वेश्चन नंबर 38, हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। उस ठीक है, अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? अंततः कौन सा जो है जो आपका सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? तो सौर ऊर्जा से जो उत्पन्न नहीं होता है वो कौन सा है? यहाँ पे है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है वो आपका इससे उत्पन्न नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा का स्रोत उदाहरण नहीं है? स्रोत का उदाहरण है, कौन जैव मात्रा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? कोयला जैव मात्रा है, गोबर जैव मात्रा है, लकड़ी जैव मात्रा है, तो कौन है? नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए आज आपके 40 क्वेश्चन पूरे हुए। धन्यवाद।